हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2021-22 में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर 2021-22 में पूछा गया था ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 2021-22 का है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ से मुझे बहुत आपत्ति थी, आज की आपकी जो लाइव क्लास है वो नहीं शेड्यूल की जा रही है, वो नहीं ली जा रही है। इसके पीछे बस एक कारण है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ टारगेट सेमेस्टर आपके लिए कर रहा है, टारगेट सेमेस्टर वो चीज़ करने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं है। टारगेट सेमेस्टर आपके लिए अगर कोई चीज़ कर रहा है तो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, उसकी मजबूरी नहीं है। आप लोग इस बात को समझिए। हमारे पास सारथी में 500 से अधिक बच्चे हैं जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं। हम उनके लिए क्लासेस कभी कभी छोड़ के आपके लिए क्लासेस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि यूट्यूब पे आप लोग कुछ भी कमेंट करें और हम लोग कुछ भी सुने। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे की जाएं तो अपने अंदर सुधार लाइए, नहीं तो आपकी सारी की सारी क्लासेस कभी भी लाइव नहीं की जाएंगी। ठीक है, चलिए। बाकी आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 200-250 मैसेज आए हैं जिसमें बच्चों ने माफ़ी मांगा है, लेकिन उस बच्चे का माफ़ीनामा अभी तक नहीं आया है जो बच्चा कल लाइव क्लास में जो लिख रहा था कमेंट, उसका माफ़ीनामा अभी तक नहीं आया। जब तक उसका माफ़ीनामा नहीं आता है तब तक आपकी लाइव क्लास नहीं चलेगी। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन। अगर दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो क्या होगा? तो ये माना जाएगा उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो को रिलेशन है, वो पॉजिटिव को रिलेशन है। यानी यदि दोनों चर एक ही दिशा में चलते हैं तो ये माना जाएगा कि उनके बीच में जो सहसंबंध है वो घनात्मक सहसंबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम इसको सकारात्मक सहसंबंध भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ। टाइम सीरीज में क्या क्या होता है, एक समय श्रृंखला में क्या क्या शामिल होता है? तो टाइम सीरीज में शॉर्ट टर्म वेरिएशन यानी अल्पकालिक बदलाव भी शामिल होता है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन यानी दीर्घकालिक बदलाव भी शामिल होता है, इरेगुलर वेरिएशन यानी अनियमित बदलाव भी शामिल होता है। यानी ये सभी के सभी टाइम सीरीज में शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज यूज्ड टू फाइंड द। यानी मूविंग माध्य विधि का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है वो यूज किया जाता है ताकि हम ट्रेंड निकाल सके, ताकि हम प्रकृति निकाल सके। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए इज द, मतलब पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो a क्या इंडिकेट कर रहा है? तो a इंडिकेट कर रहा है y इंटरसेप्ट को। तो इसको इंटीग्रेट कर रहा है तो a इंडिकेट कर रहा है y इंटरसेप्ट को यानी y अवरोध को। याद रखिएगा, एक सीधी रेखा समीकरण में जो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है उसमें a जो शब्द है वो, इसमें जो y शब्द है वो इंडिकेट कर रहा है a शब्द y इंटरसेप्ट को, y के अवरोध को। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स कॉमा b इज द। यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो b क्या है? तो b रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्रेंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेंड को, यानी प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है उससे 2 क्वेश्चंस बने हैं और ये क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को पढ़ के जाइएगा। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को पढ़ने के लिए बाकी जो भी सारथी के स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं, लेक्चर्स दिए गए हैं और कंप्लीट MCQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज आपकी लाइव क्लास भी थी, उम्मीद करते हैं उस लाइव क्लास से काफ़ी आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन इज। यानी रैंक सहसंबंध का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 0, +1, -1। तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है रैंक कोरिलेशन का वो +1 हो सकता है, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए नेगेटिव रिलेशनशिप यानी ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप में अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर एक वेरिएबल का जो मान है वो बढ़ता है तो दूसरे वेरिएबल का जो मान है वो कम होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एज x डिक्रीजेज, सॉरी इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एज x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज। यानी जैसे जैसे x बढ़ता है y घटता है। तो ये आप इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है
ऋणात्मक या नकारात्मक सहसंबंध। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन सिग्मा इक्वल्स टू +1 वी हैव, यानी अगर सिग्मा +1 है, सिग्मा +1 यानी कोरिलेशन +1 है, तो क्या होगा? तो अगर सिग्मा +1 है तो इसका मतलब ये है वी हैव अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, यानी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो डायरेक्टेड होगी फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट तक। हमने आपको स्कैटर डायग्राम का कंसेप्ट आज बताया था, और लाइव क्लास में जो सारथी पे लाइव क्लास हुई थी बच्चों की 5 बजे, उसमें हमने आपको बार बार बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है स्कैटर डायग्राम मेथड में, वो कैसे कैसे बन सकता है और क्यों ऐसा हो रहा है और कब कैसी रिलेशनशिप होती है, आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है टाइम रिवर्सल टेस्ट कब कंप्लीट होता है, यानी समय उत्क्रमण परीक्षण कब पूरा होता है। तो जो समय उत्क्रमण परीक्षण होता है वो तब पूरा माना जाता है जब P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ध्यान से, जब P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो मान लिया जाता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट यानी समय उत्क्रमण परीक्षण पूरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो किसके बीच में लाई करता है? सहसंबंध गुणांक हमेशा किसके मध्य स्थित होता है? तो आपका जो सहसंबंध गुणांक होता है हमेशा +1 -1 के बीच होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा +1 -1 के बीच होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज, यानी वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैसा होता है? चरों के मध्य सहसंबंध कैसा होता है? तो कोरिलेशन के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सम टोटल ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 रैंक्स इज ऑलवेज, यानी जो सम टोटल होता है 2 रैंक्स के बीच में डिफरेंसेस का वो हमेशा कितना होता है? तो हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, 2 रैंकों के मध्य अंतर का कुल योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है, मतलब कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कोरिलेशन रिफर्स टू, ध्यान से इसमें देखिएगा, कोरिलेशन का मतलब क्या है? तो सहसंबंध का मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों के बीच संबंध। यहाँ पे दिया कैजुअल रिलेशनशिप, तो कॉजल रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेशन एनालिसिस बताता है, लेकिन कोरिलेशन एनालिसिस जो होता है वो केवल रिलेशनशिप बताता है, वो केवल संबंध बनाता है, वो कॉजल रिलेशनशिप नहीं बताता है, वो कारण संबंध नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, कोरिलेशन इज सेड टू बी, मतलब जब 2 चरों के मान एक ही दिशा में गति करते हैं तो सहसंबंध को क्या कहा जाता है? तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहा जाएगा कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, सकारात्मक सहसंबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, डैश अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, डैश चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने का प्रयास करता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसका आंसर गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, कोरिलेशन एनालिसिस, यानी 2 चरों के बीच जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, 2 वेरिएबल्स के बीच जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है उसको बताने का काम कोरिलेशन एनालिसिस करता है, सहसंबंध विश्लेषण करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, स्कैटर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी प्रकीर्ण आरेख को क्या कहा जाता है? तो स्कैटर डायग्राम को डॉट चार्ट के माध्यम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, इफ डॉट्स आर लाइंग ऑन अ स्कैटर डायग्राम इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी यदि बिखराव आरेख पर बिंदु अव्यवस्थित तरीके से पड़े हैं तो आर क्या होगा? तो आर 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, मतलब उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर्म अ बैंड एंड दे शो अ राइजिंग ट्रेंड फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट कॉर्नर, तो क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं वो एक बैंड शो कर रहे हैं, हमने आपको लाइव क्लास में बताया था, लाइव क्लास वाले बच्चों को, जब भी बैंड शो करने की बात की जाती है तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि हाई कोरिलेशन है। अब हाई कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा कि लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ध्यान से पढ़िएगा, लोअर लेफ्ट राइजिंग ट्रेंड, यहाँ पे लिखा है राइजिंग ट्रेंड फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा उच्च सकारात्मक सहसंबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इंडेक्स नंबर इज अ टाइप ऑफ, इंडेक्स नंबर क्या है? तो इंडेक्स नंबर इज अ टाइप ऑफ स्पेशल एवरेज। इंडेक्स नंबर एक तरह का विशेष औसत माना जाता है, स्पेशल एवरेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इसमें से कौन से
इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंज को मेजर करता है, और इंडेक्स नंबर मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सभी के सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी की सभी जो विशेषताएं हैं, ये इंडेक्स नंबर के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, यानी ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण कौन से हैं। तो नेगेटिव कोरिलेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी में गो डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस। आप लोग जानते हैं जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, यानी प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया आपसे द इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज, यानी बेस ईयर के लिए हमेशा इंडेक्स नंबर कैसा होता है। तो बेस ईयर के लिए हमेशा इंडेक्स नंबर 100 होता है, 100 होता है। चलिए 23 में पूछा गया फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज, जो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर है वो किसको सेटिस्फाई करता है। तो फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है वो टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, समय और कारक उत्क्रमण परीक्षण को संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज यूज्ड टू फाइंड द, यानी जो मूविंग एवरेज का मेथड है वो किस चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मूविंग एवरेज का जो मेथड है वो सेक्युलर ट्रेंड को, यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति को खोजने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है वो सेक्युलर ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इन द लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इफ b इज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स, तो अगर b पॉजिटिव है तो इंडिकेट करता है राइजिंग ट्रेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइजिंग ट्रेंड यानी बढ़ती प्रवृत्ति को ये दिखाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, टाइम सीरीज अकाउंट्स फॉर, टाइम सीरीज किसके लिए अकाउंट करती है, यानी काल श्रेणी किसके लिए जिम्मेदार होती है। तो काल श्रेणी इन तीनों चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है, वो सीजनल वेरिएशन के लिए भी जिम्मेदार होती है, वो सेकुलर ट्रेंड यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के लिए भी जिम्मेदार होती है, वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन यानी चक्रीय उच्च के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो जो आपकी टाइम सीरीज होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट अकाउंट्स फॉर ऑल ऑफ दिस, दैट इज सीजनल वेरिएशन, सेकुलर ट्रेंड एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। हिंदी में मौसमी उचावचन, दीर्घकालीन प्रवृत्ति और चक्रीय उच्च, इन सभी के लिए काल श्रेणियां जिम्मेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अ टाइम सीरीज हैज डैश कंपोनेंट, तो टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट होते हैं। टाइम सीरीज के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ गुड इंडेक्स नंबर इज वन दैट सेटिस्फाई, तो गुड इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, जो टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट इन तीनों को सेटिस्फाई करता है। हिंदी में एक अच्छा सूचकांक वह है जो समय उत्क्रमण परीक्षण को संतुष्ट करता है, जो कारक उत्क्रमण परीक्षण को संतुष्ट करता है, और जो सर्कुलर टेस्ट को भी यानी सर्कुलर परीक्षण को भी संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, ये सभी बच्चे जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को r से, स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इफ द कोफिशिएंट कोरिलेशन एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1 देन इट विल बी इफेक्ट, यानी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट वो -1 है तो भाई क्या होगा, वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और वो भी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का रेंज क्या होता है। तो +1 -1 होता है, +1 से -1 तक हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, रैंक कोरिलेशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, यानी रैंक सहसंबंध किसके द्वारा पाया गया था। तो आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो स्पेयरमैन, जिनका नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, उन्होंने 1904 में रैंक कोरिलेशन मेथड को फाइंड किया था, इसलिए हम इसको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कोरिलेशन एनालिसिस इज, तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है। तो एक सेम क्वेश्चन करवाया गया था सारथी वाले बच्चों को। कोरिलेशन एनालिसिस एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी है और एक बाईवेरिएट एनालिसिस भी है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एक द्विवचर विश्लेषण भी है और एक बहुभिन्न रूपी विश्लेषण भी है। चलिए अगला 34, स्पेयरमैन कोरिलेशन इज यूज्ड विथ, यानी जो स्पेयरमैन कोरिलेशन है वो किसके साथ यूज किया जाता है। तो जो स्पेयरमैन कोरिलेशन है वो ऑर्डिनल डेटा यानी क्रमवाचक डेटा के साथ यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन का भी आंसर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स गलत बताया, मैं आपको सही बताता हूँ। डिग्री ऑफ कोरिलेशन अगर 0.25 से 0.75 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, उसे हम कहेंगे मध्यम डिग्री कोरिलेशन, मध्यम डिग्री सहसंबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 36,
लेस्पियर्स इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, लेस्पियर का जो इंडेक्स है वो किस पे बेस्ड होता है, तो लेस्पियर का जो इंडेक्स है वो बेस ईयर क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, वो आधार वर्ष की मात्रा पर आधारित होता है। अगला 37 एंड इंडेक्स नंबर दैट कैन सर्व मेनी पर्पजेज इज नोन एज, यानी एक ऐसा सूचकांक संख्या जो कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, उसे हम किसके रूप में जानते हैं, तो एक ऐसा सूचकांक संख्या, एक ऐसा इंडेक्स नंबर जो मेनी पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है उसे हम जनरल पर्पज इंडेक्स नंबर कहते हैं, उसे हम सामान्य प्रयोजन सूचकांक संख्या कहते हैं। अगला 38 द बेस्ट फिटिंग ट्रेंड इज वन विच इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूअल्स इज लिस्ट, इसका हो जाएगा लिस्ट स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा कम से कम। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 द नेचर ऑफ कोरिलेशन फॉर शू साइज एंड इंटेलिजेंस कोसेंट इज, तो आप लोग जानते हैं भाई कौन इंसान कितने नंबर का जूता पहनता है और उनका कितना इंटेलिजेंस कोसेंट है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। ये यूट्यूब की लाइव क्लास में कल करवाया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो कोरिलेशन, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इन कोरिलेशन एनालिसिस प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू, तो कोरिलेशन एनालिसिस में जो प्रोबेबल एरर होता है वो स्टैंडर्ड एरर इंटू 0.6745 के बराबर होता है, मानक त्रुटि गुणे 0.6745 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो है 21-22 में पेपर में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, यहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं आपके एग्जाम में। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरी ऊर्जा के साथ।